तो बेटा जी हम समझने लगे हैं कि लिक्विड का मेनिस्कस शेप जो ऊपर बनती है वो कैसी जैसी बनती है। जैसे आप ये बॉटल ही है पानी की, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे को है। ये बॉटल का रेडियस क्योंकि बड़ा है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है। जितना रेडियस छोटा होता जाएगा, जैसे केमिस्ट्री लैब में छोटी छोटी ट्यूब होती हैं उनमें पानी डाल के देखिए, ऐसा मेनिस्कस बनेगा, कनकेव अपवर्ड। ठीक, और मरकरी का कन्वेक्स अपवर्ड। तो हम उसी के बारे में एक्सप्लेन करने लगे, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। चलो लेट अस कंसिडर वन सच मॉलिक्यूल। लिक्विड का मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहा हूं जी मैं। एक मॉलिक्यूल हमने यहां कंसिडर किया बेटा, और उस मॉलिक्यूल का के ऊपर अगर फोर्स की बात करूं तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्सेस है भाई ध्यान से देखिएगा। एक तो ये इधर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर 90 डिग्री पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अंदर वाले मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहिजन, फोर्स ऑफ कोहिजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो 90 डिग्री पे अगर इक्वल फोर्स ऑफ कोहिजन एक्ट कर रही हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी 45 डिग्री पे बेटा। लगा दूं? तो मैं ऐसा करता हूं, एक रिजल्टेंट फोर्स मैंने लगा दी और इसको बोल दिया क्या, फोर्स ऑफ कोहिजन। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? ये मैंने 45 डिग्री पे लगा दी। ठीक, इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने लगा हूं। इस डायरेक्शन में FC cos 45 मतलब FC बाय रूट 2, इधर FC sin 45 मतलब FC बाय रूट 2। तो इसको तो हटा दो ना फिर। जब इसके कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए, एक फोर्स की दो दो बना ली, तो इसको तो हटा दिया जाए ना। क्यों ना कीजिए, नेगी से परमिशन लेनी पड़ती पहले यहाँ पर। वो नेगी हटा दो बेटा। लो भाई ये फोर्स हमने हटा दी और हमने दो फोर्स एक की जगह दो लगा दी बेटा, चलेगा? ये FC बाय रूट 2 है, FC sin 45 है ना बेटा, और ये भी FC बाय रूट 2 है जी, वो भी FC बाय रूट 2 और ये भी FC बाय रूट 2। कोई दिक्कत बेटा इसमें? यहां तक सबको समझ में आ गया? राइट। ये बाहर की तरफ कौन सी फोर्स हुई फिर? एक फोर्स तो बाहर भी शो किया हमने ना। अरे भाई सॉलिड का मॉलिक्यूल भी तो इसको पुल करेगा बेटा। तो ये कौन सी फोर्स हुई? फोर्स ऑफ एडिशन। सॉलिड मॉलिक्यूल इसको बाहर खींच रहा है, ये हुई फोर्स ऑफ एडिशन। अगर फोर्स ऑफ एडिशन FC बाय रूट 2 के बराबर है, FA इक्वल टू FC बाय रूट 2, राइट। सारा फोर्सेस का, एटॉमिक फोर्सेस का कमाल चल रहा है। लिक्विड के मेनिस्कस की शेप कौन गवर्न कर रहा है? क्या? एटॉमिक इंटरेक्शन। अगर FA FC बाय रूट 2 के बराबर है बेटा, तब तो दोनों गए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 180 डिग्री पे दोनों है। और अगर कैंसिल हो गए तो दोनों को हटाऊं, चलेगा? इसको भी हटा दिया मैंने और बेटा इसको भी हटा दिया मैंने। ठीक है जी, मैंने दोनों फोर्स से हटा दिया। मेरे पास फोर्स क्या बची? एक बस, FC बाय रूट 2 बच गई हमारे पास फोर्स। और अगर मेरे पास FC बाय रूट 2 बच गई, इसको हटा देता हूं, इसको भी हटा दिया। अगर मेरे पास FC बाय रूट 2 बच गई बेटा, ठीक है जी, तो फिर इतना शानदार डिसीजन देखो कौन ले सकता है, और वो भी जिसके पास लाइफ नहीं है। एटम्स मॉलिक्यूल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ा है तुम्हारी तरह। जैसे मैं पेन तुम्हारी तरफ फेंकता हूँ, तुम्हारा हाथ एकदम से आके आता है। क्यों? फोर्स से बचना है भाई, या तुम हटने की कोशिश करते हो, फोर्स से बचना है। अगर सामने से कोई चीज आ रही है, तुम 90 डिग्री पे खिसकने की कोशिश, ऐसा नहीं कि उसकी तरफ जाओगे, बोले गोली आई सामने से, बोले ठहर तेरे को देखता हूँ। अब उसके 90 डिग्री पे तुम खिसकने की कोशिश करते हो कि 90 डिग्री पे उसकी फोर्स एक्ट नहीं करने वाले। एटम्स और मॉलिक्यूल से हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल ने यही किया। यहां देखो, एटम्स और मॉलिक्यूल ने यही किया भाई। ये थी ना FC बाय रूट 2, FC बाय रूट 2 से बचने के लिए सारे एटम्स और मॉलिक्यूल उसके 90 डिग्री पे सेट हो गए। ये कैसा मेनिस्कस बना? फ्लैट मेनिस्कस। द मेनिस्कस इज प्लेन। तो प्लेन मेनिस्कस कब बनेगा? कब बेटा? प्लेन मेनिस्कस कब बना? जब FA FC बाय रूट 2 के बराबर होगा तब बना, क्योंकि फिर यही फोर्स बच जाएगी हमारे पास
और इस फोर्स के 90 डिग्री पे अपने आप को मेनिस्कस ने सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल ने सेट कर लिया। बताओ, इनको भी फोर्स से बचने का तरीका आता है। हम सोचते थे हम ही होशियार हैं कि फोर्स जब एक्ट करने लगी तो हम अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो एटम्स और मॉलिक्यूल भी बड़े शातिर निकले। फोर्स थी, फोर्स के राइट एंगल पे अपने आप को सेटअप कर लिया। हम ये लिक्विड रेस्ट पे, फ्रिक्शन की बात या विस्कोसिटी की बात तो तब आती है बीकर, फ्रिक्शन की बात तो या जो आती है ना बेटा, या विस्कोसिटी की बात आती है वो तब आती है जब लिक्विड मूविंग हो, बीकर मूविंग हो, तो सब कुछ रेस्ट में है यहाँ पे। या तो फोर्सेस की बात आएगी, इंटरेक्शन, एटॉमिक इंटरेक्शन की बात आएगी बस। आगे देखें भाई, यहां क्या हुआ, यहां फिर से वही मॉलिक्यूल है जी, यहां फिर से वही मॉलिक्यूल बेटा, यहां मैंने शो किया जी, देखो है ना, वही मॉलिक्यूल हमने शो किया, और उस मॉलिक्यूल के ऊपर फिर से वो दो फोर्सेस है ना, कौन कौन सी भाई, Fc/√2 इस डायरेक्शन में और Fc/√2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बेटा लगा दूं ना, कोई परेशानी तो नहीं किसी को भाई। Fc/√2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और Fa बाहर की डायरेक्शन में भी लगा दूं, Fa बाहर की डायरेक्शन में लगा दिया। अब क्या, Fa बड़ा है, अब दोनों बराबर नहीं है, अब दोनों बराबर नहीं है, Fa बड़ा है और Fc/√2 छोटा है, फोर्स ऑफ एडिशन ज्यादा बड़ी है। अगर Fa बड़ा होगा और Fc/√2 छोटा होगा तो रिजल्टेंट किधर को आएगा बेटा, अंदर की तरफ। 180 डिग्री पे दो वेक्टर हो ना बेटा, तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आता है ना बेटा। तो लो भाई आंसर आ गया सब्ट्रैक्ट करके, ये आ गई रिजल्टेंट फोर्स कितने, Fa माइनस बोलो Fc/√2। एक ये फोर्स आ गई बेटा, एक ये तो थी, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, रिजल्टेंट फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करने लगी। और लिक्विड के मॉलिक्यूल का शातिराना अंदाज देखो, फोर्स के राइट एंगल पे उधर फेंक के उसको, चिंगम चिबारा दोबारा मुंह में देखिए घसे पड़ेंगे। अब पढ़ के आया करो बेटा, पिछला लेक्चर पढ़ के आओ, तुम्हारे एग्ज़ाम सर पे हैं, और एग्ज़ाम सर पे होने का मतलब ये है कि आप लोगों को अभी तैयारी करनी शुरू, रिवाइज भी करना है सिलेबस, है ना। तो पिछला लेक्चर पढ़ के आइए, गंद मत डालिए। Fa माइनस Fc/√2 ये तो आया, दूसरा Fc/√2 आया, दोनों का रिजल्टेंट क्या है बेटा, ये आया ना। और रिजल्टेंट के 90 डिग्री पे मॉलिक्यूल को अपने आप को सेट करना है, तो ये रिजल्टेंट का 90 डिग्री कौन सा बना, ये हाँ 90 डिग्री यहां भी, और पूरा मेनिस्कस कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। तो कनकेव अपवर्ड मेनिस्कस कब होगा, जब फोर्स ऑफ एडिशन Fa इज ग्रेटर देन Fc/√2। 90 डिग्री पे F का कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, F cos 90, cos 90 कितना होता है, अब cos 90 कितना होता है, 0 बेटा, अब तेरी तो ये F का कंपोनेंट 90 के अलॉन्ग क्या आएगा, F cos 90, cos 90 0। फोर्स से बचने का एक ही तरीका था, 0 फोर्स, वो नहीं चाहते उनके ऊपर कोई फोर्स लगाए। मॉलिक्यूल फोर्स से बचने के लिए फोर्स से राइट एंगल पे सेटअप करके, क्योंकि राइट एंगल पे 90 डिग्री पे फोर्स का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 0। बचाव कर लिया। बैठो चलो। तो बचने के लिए भाई, किससे बचने के लिए, फोर्स से बचने के लिए अपने आप को मॉलिक्यूल ने 90 डिग्री पे सेटअप कर लिया और मेनिस्कस बन गया कनकेव अपवर्ड। तो अब आप क्या समझे, अगर फोर्स ऑफ एडिशन बड़ी है, एडिशन का मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड के साथ चिपकेगा, ये लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा, गीला करेगा, है ना बेटा, ये लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा भाई, क्योंकि फोर्स ऑफ एडिशन बड़ी है। मतलब जब भी कनकेव अपवर्ड मेनिस्कस किसी का दिखेगा आपको, वो लिक्विड पक्का उस सॉलिड को वेट करेगा। तो पानी ग्लास में डालोगे, ध्यान से देखना घर जाके, कनकेव मेनिस्कस बनता है, इसलिए वो ग्लास को गीला कर रहा होता है, तभी हम उससे धो भी पाते हैं उसको। अगर गीला ही नहीं करेगा कि धोएंगे कैसे। और जहां स्ट्रेट होगा वहां पार्शली वेट द सॉलिड सरफेस, ढंग से गीला नहीं करेगा। सिल्वर का ग्लास अगर आपके घर में हो, उसमें पानी डाल के देखें और पानी उल्टा दें,
ऑलमोस्ट सूखा दिखेगा, कहीं कहीं गीला दिखेगा, ऑलमोस्ट सूखा कहीं कहीं गीला, विच पार्शली वेट द सॉलिड सरफेस। तो अगर फ्लैट मेनिस्कस होगा तो लिक्विड पार्शली वेट द सॉलिड सरफेस, कनकेव मेनिस्कस होगा तो लिक्विड विल सर्टेनली वेट द सॉलिड सरफेस। क्या मैं आगे चलूं? एक्सप्लेन करना होगा तो कुछ इसी तरीके से करोगे आप कि फोर्स ऑफ कोहेजन एक्ट मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री इन इनवर्ड डायरेक्शन, so it has two component fc by root 2 along horizontal and fc by root 2 in vertical downward direction. Now force of adhesion act in outward direction. If fa equal to fc by root 2 तो एक ही फोर्स बच गई fc by root 2 and all molecule try to set themselves perpendicular this component of force. perpendicular क्यों? क्योंकि perpendicular डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। फोर्स से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलो आगे। मेनिस्कस कन्वेक्स ऑफ बर्ड का बना, भाई कन्वेक्स ऑफ बर्ड भी बन सकता है। ये क्या थी हमारे पास? फोर्स ऑफ कोहेजन ना बेटा, मैं हटाता हूं इसको जी, फोर्स ऑफ कोहेजन को, और इसके दो कंपोनेंट बना देता हूं जी। एक कंपोनेंट आ गया fc बाय रूट 2 अंदर बेटा, ठीक है, और दूसरा आ गया बेटा क्या? fa आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये fa आ गया। बस तीन ही फोर्स होती है ना, ये fa आ गया और ये fc बाय रूट 2 आ गया। लेकिन अब क्या है? अब fa छोटा और fc बाय रूट 2 बड़ा है। 180 डिग्री पे दो फोर्सेस तो माइनस करके तो आंसर आएगा। बड़े में छोटे को माइनस करूंगा ना, fc बाय रूट 2 माइनस fa। तो मैं ऐसा करता हूं, दोनों की एक ही फोर्स बना लो, fa हटा दो। तो मैं fa हटा रहा हूं जी, और fa हटाने के बाद दोनों की, इन दोनों की एक ही फोर्स बना रहा हूं, ये मैंने हटा दिया, और यहां पर एक ही फोर्स बन गई हमारे पास, और वो आ गई fc बाय रूट 2 माइनस fa। मैंने ये भी हटा दीजिए, रिजल्टेंट फोर्स लगा थी। एक और फोर्स भी तो थी, कौन सी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन सी बेटा? fc बाय रूट 2 थी भाई। तो अब अगर यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन अप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स ये आ गई। लिक्विड मेनिस्कस को इस फोर्स से बचना है, इससे राइट एंगल पे अपने आप को सेटअप कर लेंगे, एंड द मेनिस्कस विल बी कन्वेक्स अपवर्ड। तो जब fa fc बाय रूट 2 से, fa fc बाय रूट 2 से छोटा होगा, फोर्स ऑफ कोहेजन लार्ज होगी, द मेनिस्कस विल बी कन्वेक्स अपवर्ड। पर एक चीज और भी तो है कि अगर fc बड़ा होगा, फोर्स ऑफ कोहेजन बड़ी होगी, तो वो सॉलिड सरफेस को गीला नहीं कर सकती। फिर जैसे मरकरी है, और मरकरी को आप ग्लास में डालोगे तो उसका कन्वेक्स अपवर्ड मेनिस्कस अगर बन रहा है, ग्लास से मरकरी बाहर निकालो, अंदर उंगली घुमाओगे तो ग्लास सूखा मिलेगा, वो गीला नहीं मिलेगा तुम्हें। बल्कि तो आपकी स्किन के साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ भी जो कन्वेक्स सरफेस ही, मतलब फोर्स ऑफ एडिशन छोटी होती है मरकरी की। पता नहीं तुम्हें कभी मौका मिला कि नहीं मिला मरकरी को हाथ में पकड़ने का, मुंह में नहीं लगाना, बस पॉइजनस होता है। तो हमने तो थर्मोमीटर तोड़ ही दिया था ये देखने के लिए कि भी होता कैसा है। तो वो हाथ में जब आए तो उसको ग्लोबिल बन जाते हैं छोटे छोटे, और घिसा छोटे छोटे और छोटे ग्लोबिल बन के, फिर उस स्किन से चिपका नहीं। झाड़ा तो जैसे धूल झड़ती है ना हाथ से, बस वैसे झड़ गया, चिपका नहीं, गीला नहीं किया उसने हाथ को। बेशक वो लिक्विड था, क्योंकि हमारी स्किन के साथ भी वो वेट नहीं करेगा। चलो अब चीज़ों को कंबाइन करते हैं, लेकिन पहले कर लेते हैं, कंबाइन करने से पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कर लेते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट तो नहीं अभी किया हमने।
चलो बच्चों आगे। या भी यही डायग्राम है सेम, रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को उसने सेटअप कर लिया। Fc/√2 अगर बड़ी है ना बेटा, कोहेजन फोर्स बड़ी है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करें, आपस में ज़्यादा प्रेम है उनको, किसी दूसरे के साथ चिपकना पसंद नहीं करते वो, तो क्यों गिला करेंगे। पर एडिशन फोर्स बड़ी है तो उसके मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा प्रेम है, तो उसके साथ चिपकेंगे जाके, अपने मॉलिक्यूल को छोड़ के तो गीला करेंगे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, नाउ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, लेकिन ये कहाँ कहाँ होंगे देखना बेटा। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड का जहां कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां पर दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। पर वो दो टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करने ये भी तो पता हो। One tangent drawn on the liquid surface while other tangent drawn to the solid surface, लेकिन कहाँ inside the liquid, क्योंकि solid surface outside the liquid भी है, inside the liquid भी है। तो ये रहा आपका, देखो यहाँ देखना, ये मान लो ये आपका कनकेव सरफेस आप बड़ा बेटा है, ठीक है। एक टेंजेंट लिक्विड सरफेस के ऊपर ड्रॉ करो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे है ना, एक सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड पे ड्रॉ करो, ये आ गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज एक्यूट लेस देन 90 डिग्री। लेकिन अगर आप इस केस में देखोगे यहां बेटा, तो लिक्विड सरफेस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ के तो ऐसा आया, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड ये आया, थीटा 90 हो गया बेटा। प्लेन मेनिस्कस होगा थीटा 90 होगा। लेकिन कन्वेक्स अपवर्ड अगर होगा तो एक टेंजेंट लिक्विड सरफेस के ऊपर, एक सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड के ऊपर, थीटा ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है, लेस देन 90 भी हो सकता है, इक्वल टू 90 भी हो सकता है। The angle of contact is angle between two tangents drawn at the point of contact. One tangent is drawn to the liquid surface while the other tangent is drawn on the solid surface inside the liquid. Point of contact पे दो tangent draw करिए। और अब चीजों को क्लब करने की कोशिश करते हैं। भाई जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 होगा तो मेनिस्कस होगा कनकेव अपवर्ड और ऐसा लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा, क्योंकि Fc/√2 से बड़ा होगा। चीज़ों को कंबाइन करते हैं जो अभी तक हमने कर ली। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो Fa को Fc/√2 के बराबर होगा, थीटा 90 होगा, पार्शली वेट करेगा वो सॉलिड सरफेस को। और अगर बेटा थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ तो भाई Fa छोटा है, Fc/√2 बड़ा है, और वो सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा। पिछली और इस आर्टिकल की चीजें कंबाइन कर ली हमने। तो हमने तीनों चीज़ों को कंबाइन कर लिया। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी हो लिया जी,
पता ये चला कि एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 भी हो सकता है, इक्वल टू 90 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है। है हाँ बेटा, कब तक है? चलो मुझे भी एक हफ्ता चाहिए बेटा, एक हफ्ते के में हमारा थोड़ा कवर अप हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज़ हमें क्या मिल रहे हैं, हफ्ते में 2-4 घंटे मिल रहे हैं, और 2 घंटे रोज लूँगा हफ्ता बना 14 आवर्स मिलने का मतलब ये हो गया कि पूरा महीना मिल गया मुझे, है ना। तो एक महीना में अच्छा खासा हम कंफर्टेबल हो जाएंगे कि मैं आपको थोड़ी रिवीजन भी करवा सकूं। चलो बेटा आगे। वो नहीं तो है बेटा, मैंने तो प्लान किया हुआ है। चलो आगे। ये वही आ गया बेटा जो कुछ आपको लिखवाया गया पहले, वही है, पर अब थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लें। थीटा इक्वल 0 डिग्री फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास। प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर को ग्लास में डालोगे तो थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री। अब आपके दिमाग में ये आता है जी बनेगा कैसे 0 डिग्री? अरे भाई ऐसा जैसा मेनिस्कस होगा ना ऐसा, तो यहाँ इसके ऊपर भी टेंजेंट इस डायरेक्शन में, सॉलिड का टेंजेंट भी इस डायरेक्शन में, थीटा 0 हो लिया। थीटा इक्वल 90 डिग्री फॉर वाटर एंड सिल्वर, तो सिल्वर में अगर पानी डालोगे तो थीटा 90 डिग्री, उल्टा दो पानी, पार्शली वेट, थोड़ा बहुत वेट मिलेगा, बाकी तुम्हें सूखा का सूखा नजर आएगा ग्लास। थीटा 138 डिग्री फॉर मर्करी एंड ग्लास, थीटा 160 डिग्री फॉर वाटर एंड क्रोमियम। क्रोमियम के वेसल में अगर आप पानी डालते हो तो थीटा इज, मतलब सॉलिड और लिक्विड के पेयर के ऊपर डिपेंड करेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना। सॉलिड लिक्विड पेयर बदलोगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल जाएगा। इट इज पर्टिकुलर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड और सॉलिड पेयर के लिए एक कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही पेयर बदलेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलेगा। Thus the angle of contact changes with pair of solid and liquid. It does not depend upon inclination of the solid in the liquid. मतलब अगर आप ये बोलोगे, जैसे मैं यहां बोलता हूं कि जी हमारे पास ना यहां हमने ग्लास डाल दिया, ग्लास की ट्यूब डाल दी, तो पता क्या होगा बेटा, यहां भी और यहां भी एंगल ऑफ कांटेक्ट दोनों जगह बनेगा। इधर भी सॉलिड है उधर भी सॉलिड है ना, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, और एंगल ऑफ कांटेक्ट जितना बनना चाहिए उतना ही बनेगा। अगर टेढ़ा कर दोगे ना ग्लास को तब भी उतना ही बनेगा। ये नहीं बोलोगे टेढ़ा कर दिया बताओ जी एंगल चेंज होगा ना। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। टेढ़ा करो सीधा रखो। और क्या बोल गया, ये भी बोल गया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंक्लिनेशन के साथ साथ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस। क्यों? अरे भाई टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होती है बेटा, लिखवाया लास्ट टाइम। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन बढ़ेगी, उनके बीच का बॉन्ड जो वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। तो सरफेस टेंशन कम होने का मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कम हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सरफेस टेंशन कम होगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज करेगा। सॉल्युबल इंप्योरिटीज इंक्रीज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्यों? अरे भाई सॉल्युबल इंप्योरिटीज सरफेस टेंशन इंक्रीज करते हैं, और इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज क्या करती थी? दे डिक्रीज द सरफेस टेंशन। सो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज विल डिक्रीज द एंगल ऑफ कांटेक्ट।
दिव्यांश महाजन, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। तो बड़ा बीबा बच्चा है यार, अकेला बंदा लगा बेचारा। So that angle remains the same. चलो जी आगे, चलो बेटा आगे। कैपिलरिटी बेटा, देखिए कैपिलरिटी वो फिनोमेना है जिसकी वजह से अगेंस्ट ग्रेविटी लिक्विड किसी नैरो रेडियस की पाइप में ऊपर को चढ़ता चला जाता है। सो कैपिलरिटी क्या आ गया भाई? द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल बेटा, राइज ऑब्लिक फॉल कर रो। द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड in a capillary tube of small radius is known as capillarity. ये भी अजीब है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर को चल पड़ना। कहाँ चला जाता है? नेगी चल पाता है बस सिर्फ, है ना नेगी? ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन कौन से बात करने जाता बीच में ऊपर की तरफ को। तो ये बहुत अजीब फिनोमेना है कि देखिए लिक्विड का सरफेस कहाँ है बेटा, ये देख पा रहे हो बच्चा? लिक्विड का सरफेस ये है भाई, और लिक्विड के सरफेस से ऊपर देखो, इतना ऊपर लिक्विड राइज कर गया है हाइट तक। क्यों कर गया मैं ये एक्सप्लेन करने लगा हूं जी। मान लो ये हाइट h है, आप अच्छे से जानते हो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट के अलोंग सरफेस टेंशन अंदर की तरफ को एक्ट करेगी, लेकिन एक्शन अगर अंदर है तो रिएक्शन बाहर की तरफ भी तो होगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो भाई रिएक्शन फोर्स एक्ट करती है बाहर की डायरेक्शन में ऐसे, और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के अलोंग एक्ट करती है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, तो ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। ये एस है भाई सरफेस टेंशन। एस के दो कॉम्पोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में, एस कॉस थीटा और इधर एस साइन थीटा। रेडियस ऑफ द कैपिलरी हमारे पास आर है, पर ये एस कॉस थीटा तुम्हें क्या लगता है एक ही जगह ऐड कर रहा है क्या? है तो एस तो हर जगह है, और एस कॉस थीटा हर पॉइंट पे ऐड करेगा ऊपर, एस साइन थीटा भी तो हर पॉइंट पे ऐड करेगा। ये सारे एस साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, बचा कौन? एस कॉस थीटा। एस कॉस थीटा तो ऊपर घसीटेगा, सरफेस टेंशन लिक्विड को ऊपर की तरफ खींचेगी, और तब तक खींचती रहेगी जब तक कि इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई मिल नहीं जाता। कौन है बैलेंस करने वाला? वेट ऑफ द लिक्विड। जो ऊपर लिक्विड आया उसका वेट नीचे, तो जितनी फोर्स ऊपर, जब उतना ही वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा तो लिक्विड रुक जाएगा आराम से शांति से। तो यहां ये हुआ है, ऐसा सेक्शन था बेटा ये आर रेडियस का, एस का सिरा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। आप जानते हो क्या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ क्या होता है? सरफेस टेंशन F बाई 2 पाई आर, क्योंकि कितनी लेंथ के ऊपर ऐड करेगी सरफेस टेंशन? 2 पाई आर। F बाई 2 पाई आर इक्वल टू एस कॉस थीटा, तो फोर्स कितनी ऐड करेगी? एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। दो लाइन की डेरिवेशन है बस। अपवर्ड फोर्स एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, डाउनवर्ड फोर्स क्या? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो इंटू जी इक्वल टू ये वाली फोर्स, बस होगी डेरिवेशन। तो अपवर्ड फोर्स आई एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, डाउनवर्ड फोर्स आई एम जी। एक ही लाइन की डेरिवेशन है बल्कि, बाकी तो सारे
एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेन लाइन एक लाइन की है बस। अपवर्ड फोर्स एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, डाउनवर्ड फोर्स पाई आर स्क्वायर इन रो इंटू जी। काट दो बेटा, एच आ गया 2 एस कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज हम निकाल चुके हैं, इट इज 2 cos थीटा अपॉन आर रो जी। आप यहाँ बोल सकते हो ये मनिस्कस कैसा है, कनकेव अपवर्ड, कनकेव साइड पे एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ प्रेशर डाउन है, लो लो प्रेशर है, और यहाँ प्रेशर हाई है, यही है ना बेटा। तो आप ऐसा करिए, यहाँ प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहाँ कितना होना चाहिए, बिल्कुल, और यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो आप बोलोगे कि यहाँ जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है इट इज इक्वल टू, इधर कितना आ गया, पी नॉट माइनस क्या 2s अपॉन आर प्लस एच रो जी। यहाँ से भी एच निकल आएगा आपका, पी एच पी नॉट, मैं निकालता हूँ, वैसे भी निकालता हूँ। एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल मैंने अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस मेथड बोलते हैं इसको, फोर्स बैलेंस करके अपना आंसर निकाला है। अपवर्ड फोर्स एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, और डाउनवर्ड फोर्स पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी। बेटा सब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का रख लेंगे सारा। कब है, कब तुम्हारा कौन सी डेट, 10 को। इलास्टिसिटी के बाद रख लेंगे, या ग्रेविटेशन इंक्लूड कर लेंगे, ऐसे ऐसे कुछ कर लेंगे। क्या मैं आगे चलूं? आपने देखा कि एच कॉस थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, और थीटा लेस देन 90 होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, पर थीटा ग्रेटर देन 90 कहीं होगा ना, और हो सकता है कन्वेक्स अपवर्ड मेनिस्कस होगा तो हो सकता है, लेकिन उस केस में कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। नेगेटिव हाइट का मतलब, तभी तो लिखवाया था राइज और फॉल, वो डिप्रेस करेगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा। अगर मरकरी की ट्यूब डालोगे तो ऐसे नीचे दब जाएगा, वो एच डेप्थ नीचे दब जाएगा, नेगेटिव हाइट का मतलब है। तो थीटा अगर लेस देन 90 होगा तो एच पॉजिटिव आएगा, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो एच नेगेटिव भी आ सकता है, और नेगेटिव हाइट का मतलब है कि ट्यूब में लिक्विड राइज करने के बजाय डिप्रेस करेगा। पता ना चले तो बोलना बेटा। तो अखिलेश प्रताप सिंह ये मास्क किससे लगाया कि बीच बीच में उबासियाँ मारनी हो तो मतलब अंदर ही अंदर लगे रहो हैं। और बेटा तेरा क्या प्लान है फिर हैं? 2s cos theta upon r rho g, s surface tension, r radius of capillary tube, याद रखें r is radius of capillary, rho density of the liquid, और g acceleration due to gravity। अगर मुझसे कोई बोले, चल रहा हूँ बेटा आगे हैं,
देखिए थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो मरकरी का हाल ऐसा होगा बेटा, ट्यूब में ऊपर नहीं जाएगा, वो एच साइड से डिप्रेस कर जाएगा क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। लो भाई ये हमारे पास बना मेनिस्कस, मान लो ऐसा मेनिस्कस बना ऐसा। अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूँ, आगे पूरा करूँगा ना, पूरा करूँ तो ऐसा स्फीयर बनेगा ना बेटा, और इसका रेडियस क्या है, केपलर क्या गया, रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। मुझे बताओ इस ट्रायंगल में ये थीटा क्यों लिखा मैंने, थीटा तो ये होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट दो टेंजेंट के बीच का, ऊपर थीटा क्यों लिखा, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर ये वाला लाइन और इसका परपेंडिकुलर ये वाला लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। केपलर का कंपोनेंट स्मॉल आर की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में आर कॉस थीटा, तो स्मॉल आर और कुछ नहीं बेटा, आर कॉस थीटा के बराबर है। अगर स्मॉल आर आर कॉस थीटा के बराबर है तो करो ना सब्स्टिट्यूट, स्मॉल आर को 2s cos थीटा अपॉन आर जी, स्मॉल आर को केपलर cos थीटा लिखा, cos थीटा कैंसिल हो गया, 2s अपॉन केपलर रो जी, केपलर यहां ले आओ इसके पास, आर एच इक्वल 2s अपॉन रो जी, टू कॉन्सेंट, एस कॉन्सेंट, रो कॉन्सेंट, जी कॉन्सेंट, आर एच इक्वल टू कॉन्सेंट आ गया बेटा। आर क्या है लेकिन, रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, नॉट रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो मैंने लिक्विड मेनिस्कस बनाया, प्रोड्यूस किया, और वहां एक रिलेशन आ गया मेरे पास कि रेडियस ऑफ द ट्यूब जो है वो केपलर cos थीटा के बराबर होगा। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब केपलर cos थीटा के बराबर होगा। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, cos थीटा कैंसिल भी हो गया और हमारे पास आ गया केपलर इंटू एच इज कॉन्स्टेंट। ये जो फॉर्मूला आपका आया था एच इक्वल टू एस cos थीटा अपॉन आर जी, इसको एसेंट फॉर्मूला भी कहा जाता है। मरकरी के लिए डिसेंट फॉर्मूला बन जाएगा। सिर्फ उस फॉर्मूले में मैंने स्मॉल आर को केपलर cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया और मेरे पास आ गया आर एच कॉन्स्टेंट या आर वन एच वन इक्वल टू आर टू एच टू, और इसका मतलब क्या हुआ वो बताने लगा हूँ। चलो बच्चों आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ आर एच कॉन्स्टेंट का, देखना बेटा, आपका लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में इतनी हाइट तक जा सकता था, एच हाइट तक जा सकता था, लेकिन आपने क्या किया, यहां से कैपिलरी ही काट दी, बोले जा भाई जहां जाना है। अब आप मुझे बताइए कि क्या लिक्विड ओवरफ्लो करेगा, लिक्विड यहां तक जा सकता था लेकिन आपने कैपिलरी यहीं पे काट दी, क्या लिक्विड ओवरफ्लो करेगा? क्यों मना कर रहा है बेटा, क्योंकि सामने लिखा हुआ इसलिए। बोल बे, क्या लिक्विड ओवरफ्लो करेगा, क्यों है, बोल बे, हद हो गया। तो जो आपको अभी करवाया आर एच कॉन्स्टेंट, ये उसकी एप्लीकेशन है।
और गिरेगा क्यों नहीं, ओवरफ्लो क्यों नहीं करेगा? चलो, अगर ओवरफ्लो कर गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाएगा बेटा। हमने क्या किया, ट्यूब डाली ना, लगातार पानी बाहर निकला तो काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। सो वी आर गेटिंग काइनेटिक एनर्जी आउट ऑफ नथिंग, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वी हैव इंसिस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नाउ, जो कि आज तक बना नहीं है, फिर तो ये नई चीज़ हो रही थी, पर जब ट्यूब डाली तो बाहर ही निकला पानी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली भी नहीं होता, वैसे भी नहीं हो सकता। तो ये बाहर नहीं निकलेगा पानी, तो क्या हुआ? अरे रेडियस ऑफ मेनिस्कस बदल गया यार, आर एच कॉन्स्टेंट यही तो बोला था अभी, है ना? R1H1 इक्वल टू R2H2, R1H1 इक्वल टू R2H2। अगर H2 कम हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया। देखो ये मेनिस्कस अपनी शेप चेंज कर लेगा, रेडियस की शेप चेंज कर लेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की शेप चेंज कर लेगा, ताकि अगर हाइट कम हो जाए तो अपने क्या रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ा ले। RH कांस्टेंट, H कम हो जाएगा तो R बढ़ जाएगा। चले बच्चों आगे। लिक्विड ओवरफ्लो क्यों नहीं करेगा, पता चल गया? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। ये बेटा ये ट्रेनिंग साथ में मुफ्त की चली होती है। बाई चांस मतलब इस फील्ड में कुछ ना कर पाओ तो देखो ये तो बंदा साइड में बैठता है, इसलिए डबल ट्रेनिंग चलेगी, इधर की भी और उधर की भी। नहीं, फॉर्मेशन ऑफ डबल बबल। आप लोगों ने 100 बबल बचपन में सबने बनाए हैं, हमने भी बनाए हैं, और अगर याद होगा तो फिर डबल बबल 2 या 3 बबल इकट्ठे भी बन जाते हैं कई बार। ये उसी की बात हो रही है कि डबल बबल अगर बना तो क्या होगा। ये रहा एक बबल बेटा, इसको हटा देता हूं फॉर द टाइमिंग। ये 2 बबल हमारे पास है, एक ये वाला बेटा देख पा रहे हो, और दूसरा, और ये ऐसे होना था, ऐसे, है ना, और दूसरा ऐसे होना था। लेकिन ऐसे नहीं होते, एक दबेगा अंदर की तरफ को आएगा, है ना। कौन दबाएगा किसको? छोटा वाला क्यों दबाएगा? क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा है। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है 4S/R। जिसका रेडियस छोटा उसमें प्रेशर ज्यादा। देखो इसका बड़े वाले का रेडियस ऐसे आना, तो उसको दबा दिया और अंदर की तरफ। अब ना तो इसकी बात ना इसकी बात, बीच जैसे में कहीं सरफेस आ जाएगा, और जो बीच जैसे में कहीं सरफेस आएगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। डबल बबल जब बना
तो बीच में कहीं ऐसा जैसा जो बना उसको अगर हम प्रोड्यूस करें तो ऐसा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, हम ये जानना चाहते हैं। तो करना कुछ नहीं है जी, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा क्या, P1 माइनस P2 इक्वल टू P। छोटे वाले का प्रेशर ऐसे आएगा ना बेटा, ऐसे, ठीक है जी। छोटे वाले का प्रेशर ऐसा, ये आर आ गया। तो P1 माइनस P2, P1 बड़ा है P2 छोटा है, P1 माइनस P2 इक्वल टू जो इंटरफेस बनेगा उसका प्रेशर, P1 माइनस P2 इक्वल टू P। P क्या बनेगा, 4s अपॉन रेडियस ऑफ इंटरफेस। P1 क्या आ गया, 4s अपॉन R1, P2 आ गया 4s अपॉन R2। रेडियस ऑफ इंटरफेस निकाल लिया हमने के बीच में रेडियस क्या निकलेगा। अब ये सारे न्यूमेरिकल है बेटा। तो दो बबल अगर बन जाते हैं इस तरीके से, तो इंटरफेस जो बीच में बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछा जाएगा। करना क्या है, P1 माइनस P2 इक्वल टू P, 4s अपॉन R1 माइनस 4s अपॉन R2 इक्वल टू 4s अपॉन R, वहाँ से R आ गया, R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। चले आगे बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बबल, ऐसा भी होता है, ये भी आप लोगों ने देखा है कि कई बार दो बबल बने होते हैं और उसके बाद बीच में से फटता है और उसका सिंगल बबल बन जाता है। तो जो सिंगल बबल बना उसका आपसे पूछ जाता है कि यार उसका जो है ना रेडियस बता दो, या कुछ और पूछ लेगा उसके बारे में। तो ध्यान ये दीजिएगा, अंदर एक्सेस प्रेशर P है, इसमें PB, वॉल्यूम इसका V है, इसका VB। क्या मुझे आप बताओगे कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट के डायमेंशन क्या बनेंगे, प्रेशर इंटू वॉल्यूम PV के डायमेंशन, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम के डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर होंगे, बस चंपू कैलकुलेट कर मूर्ख, अब कर कैलकुलेट देख प्रेशर के डायमेंशन ml तो ओवरऑल PV के बनेंगे ml2T माइनस 2, किसके होते हैं, एनर्जी के या वर्क के। तो PdV यार केमिस्ट्री में कर चुके हो, फिजिक्स में अभी शुरू करना है हमने। PdV से वर्क डन कैलकुलेट किया तुमने, आइसोथर्मल प्रोसेस हो या कोई और किया नहीं है, स्मॉल वर्क डन PdV, उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकलता है गैसेज वाले केस में। तो प्रेशर इंटू DV वर्क को रिप्रेजेंट करता है या एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और PV एनर्जी ऑफ द गैस को रिप्रेजेंट करता है। बॉयज लॉ किया, अगर बॉयज लॉ किया तो मुझे बताओ, केमिस्ट्री में किया, अभी मैंने फिजिक्स में भी करवाना है, क्या था बॉयज लॉ,
अरे तुमने स्कूल में तो कर लिया ना तुमने, स्कूल में। हाँ, यहाँ नहीं किया? तुम पहुंचे नहीं अभी? नहीं, गैस गैस लॉ तुम्हें तो आते हैं ये, चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ। बॉयज लॉ आपके पास ये था, पीवी इक्वल होता है बेटा म्यू आर टी, लिखते हैं हम फिजिक्स में, म्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमिस्ट्री में एनआरटी लिखे, कैसी क्वेश्चन में नहीं की? पीवी इक्वल एनआरटी म्यू आर टी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल कांस्टेंट, यही था बॉयज लॉ। क्या अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और रहे और मास कांस्टेंट है तो पीवी कांस्टेंट होगा। पीवी और कुछ नहीं, एनर्जी है। तो बॉयज लॉ और कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। बॉयज लॉ इज नथिंग बट इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पी ए इंटू बी ए क्या होगा? एनर्जी ऑफ द गैस जो सो बबल के अंदर है। पी बी भी एनर्जी ऑफ द एयर जो कि सो बबल के अंदर है। और यहाँ पी सी बी सी एनर्जी। मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना, क्या करूंगा? पी ए बी ए प्लस पी बी 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 इक्वल टू पी सी बी सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी कंजर्व करनी है, जो निकालना निकालो, लेकिन बस एक है, और वो क्या? वो ये बेटा कि भाई यहां पी ए माइनस पी नॉट एक्सेस प्रेशर है, क्या? 4s अपॉन ए रेडियस है इसका। तो पी ए कितना आएगा? पी नॉट प्लस बोलो 4s अपॉन ए। सिमिलरली इसका क्या आएगा? पी बी माइनस पी नॉट, क्योंकि बाहर का प्रेशर कितना है? पी नॉट इज इक्वल टू 4s अपॉन बी। तो बेटा पी बी कितना आएगा बोलो? पी नॉट प्लस 4s अपॉन बी। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? सिमिलरली यहां पर क्या आएगा? पी सी माइनस पी नॉट इक्वल टू 4s अपॉन सी, और यहां पे आपका पी सी निकल आएगा पी नॉट प्लस 4s अपॉन सी। बेटा वहां वैल्यू डाल दो और आपके पास ही आ गया, एस निकाल लिया हमने, सरफेस टेंशन निकल आई। तो मैंने क्या अप्लाई किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया बेटा। और आपसे बोलेगा कि एज्यूम करो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, क्योंकि एनर्जी तभी कंजर्व कर पाएंगे हम लोग। बिल्कुल टेम्परेचर कांस्टेंट सारे प्रोसेस में। क्रिश, तुम्हारे पेपर ऊपर है स्कूल में? अच्छा अच्छा। नहीं तो वो पहले वाले बैच में आ सकते हो तुम लोग। हाँ तो आ सकते हो बेटा। क्या करना, टाइम क्यों बर्बाद करना? बेटा चलो।
मंडे से शुरू कर रहा हूँ बेटा, शाम को 6 से 8 बारी ना लगा लिया करो। कुछ नहीं है, यूट्यूब में तो रहेंगे, साथ साथ लगाने का मज़ा कुछ और होता है। तुम पूछ भी सकते हो, और पूछने के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन, मैंने बोला कि मैं फ़ोन भी ऑन रखूँगा, तुम कभी भी किसी टाइम फ़ोन ऑन कर सकते हो। क्वेश्चन लिख के दोगे तो मैं वो भी अटेंड करता रहूँगा, है ना। बहुत आराम से, बहुत दोस्तों पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे पास हफ्ता भर मिल गया मुझे ना, तो मेरे पास मतलब महीना मिल गया इस क्लास के हिसाब से। तो बहुत आराम से चलेंगे हम लोग, बहुत प्यार से। SHM और वेव्स ख़त्म करना चाहता हूँ मैं इस पीरियड में, दोनों। हाँ, फिर थर्मल बच जाएगा हमारे पास। हाँ, हीट ट्रांसफर वो सब सारा थर्मोमेट्री में आ जाता है, थर्मोमेट्री और काइनेटिक थ्योरी, गैसेस वगैरह वो भी है। अभी विस्कोसिटी बचा तुम्हारा। चलो आगे। ये आर्टिकल पढ़ना सेम ही तो है, कुछ फ़र्क लग रहा है? फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बबल और टू बबल कंबाइन टू फॉर्म सिंगल बबल, पिछले से इसके साथ कुछ डिफरेंस है? इन वैक्यूम, पिछले वाले आर्टिकल से डिफरेंस क्या आ गया? इन वैक्यूम, इन वैक्यूम का मतलब पी नॉट कितना है? 0, बस ये फर्क है। पिछले वाले आर्टिकल में पी नॉट 0 डाल दो, ठीक। या नहीं डालना है तो पी ए अब कितना आएगा? 4s/a, क्योंकि पी नॉट तो 0 है। पी बी क्या आएगा? 4s/b, और पी सी क्या आएगा? 4s/c। सी आ गया a² + b² रूट। दो बबल कंबाइन करेंगे ए और बी रेडियस के, और एक बबल फाइनल बनेगा हमारे पास। वैक्यूम वर्ड अगर लिखा होगा तो बहुत ही आसान हो गया, कैलकुलेशन भी आसान हो गई। पिछला ही आर्टिकल है, पी नॉट 0 डालना उसमें बस, और बढ़ेगा तो आपके पास आ गया सी = a² + b² रूट। सी निकाल सकते हो। तुम्हारे डी वालों को पेपर ऊपर नहीं ना है? कोई नहीं। कब से? 1 तारीख से है 13 से। 13 से कब तक? फिर ख़त्म, फिर छुट्टियाँ। और बाकी लोग फ्री बोर्ड है। तुम्हारी 9 के बाद छुट्टियाँ। चलो आगे। तुम स्कूल से कितने फ्री हो रहे हो आजकल? तो 1:30 तक यहाँ पहुँच सकते हो तुम लोग। आज के कितने? 1:40 पे फ्री हो रहा है? ये तुम्हारे स्कूल बड़े अजीब है। अकल नाम की चीज़, मतलब ऐसे काम का फंसाए रखना है। है नहीं, सिलेबस तो ख़त्म कर दिया उन लोगों ने, फिर काय को। ओह, मैं भी क्या काम का कई बोल के सारा एडिट करना पड़ना है। चलो आगे चलो। Difference in level of liquid in two limbs of U-tube when radius of two limbs is different. एक लिम्ब का रेडियस अलग है, दूसरे का अलग है। तो H1 अगर मुझे लिखना था, क्या लिखूंगा? 2s cos θ अपॉन R1 ρ g, यही लिखूंगा ना बेटा। और H2 को लिखूंगा 2s cos θ, क्यों मटीरियल तो सेम है, अपॉन R2 ρ g। दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 2s cos θ अपॉन R ρ g। टू एस cos θ अपॉन R ρ g, अंदर आ गया 1/R1 - 1/R2 के बराबर आ गया। सरफेस टेंशन की कोई प्रॉब्लम आपकी बेटा? सरफेस टेंशन की नहीं की?
अगर असाइनमेंट है तो प्रॉब्लम दे सकते हो। असाइनमेंट निकाल। मिले बेटा? इतना हो गया? तो अगर दोनों के रेडियस सेम हो गए फिर तो लेवल सेम रहेगा, पर अगर एक का रेडियस अलग है तो हम देखते हो कि हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस होता है, तो कम रेडियस वाले में ज़्यादा सरफेस टेंशन की वजह से राइज होगा, तो डिफरेंस जो आएगा वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक न्यूमेरिकल आपको करवाने लगा हूँ बेटा, और वो ये रहा। A water drop of 0. क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा तुम्हारी असाइनमेंट का। A water drop of 0.05 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। A water drop of 0.05 centimeter cube volume is squeezed between two glass plates. Squeezed between two glass plates. And spreads into area of 40 centimeter square. And spreads into area of 40 centimeter square बेटा। ठीक है जी। If the surface tension of water is 17 dyne per centimeter, if surface tension is 17 dyne per centimeter, किसकी बेटा? वाटर की ऑफ कोर्स। ठीक है जी। Then the normal force required to separate the glass plate. Then find the normal force required to separate the glass plates. Normal force required to separate the glass plates बेटा। क्या बोल गया? पता नहीं तुम लोगों ने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं किया। लो भाई, दोबारा कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर करना। आपके पास दो ग्लास प्लेट्स हैं ऐसी,
और यहाँ से फिर नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है जी। ऐसे ये दूसरी भी ऐसी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब इन दोनों ग्लास प्लेट के बीच में, घर में कई बार कांच टूट जाता है, शीशा टूट जाता है विंडो का, है ना, कभी टूट जाए, ध्यान से हाथ ना कटे, उसको एक दूसरे के ऊपर रखो, आराम से सेपरेट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप 2-4 बूंदे पानी की डाल दो दोनों के बीच में, सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने किया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दोबारा जरूर करके देखिएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया डी बेटा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? ए, तो एरिया वॉल्यूम कितना बना फिर? ए इंटू डी, किसका? पानी का। तो पानी का वॉल्यूम आपको दिया हुआ, ए इंटू डी आपको दिया हुआ कितना? 0.05 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब यहां से डी आ गया, एरिया भी दिया हुआ है 0.05 डिवाइड बाय एरिया दिया है कितना भाई? 40 सेंटीमीटर। आ गया डी, डी आ गया। लेकिन अब पानी अगर इसके अंदर तुमने डाला तो बेटा पानी ऐसा जैसा सरफेस बनेगा अंदर, ऐसा है। बाहर ये कनकेव, अंदर कन्वेक्स। मतलब अंदर क्या है? कन्वेक्स सरफेस में क्या प्रेशर कम होता है ना बेटा? तो यहां प्रेशर कम होगा। और बाहर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेयर प्रेशर बेटा। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लेटों को दबाता है, जिसकी वजह से उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ताकत हम लोग समझ नहीं पाते। अगर साइंस नहीं पढ़ते ना, सारी जिंदगी हमें इसके ताकत का पता नहीं चलता। घर में कोई लोहे का कैन हो ना, तो उस लोहे के कैन में पानी भरिए थोड़ा, और उसको गैस पे रख दो बॉईल करने के लिए, वेपर बन गए, ढक्कन बंद कर दो। अब ठंडा पानी उसके ऊपर फेंको, सिकुड़ जाएगा वो लोहे का कैन। और ये भी एटमॉस्फेयर प्रेशर ने किया। क्यों? अंदर जो वेपर थे वो कंडेंस हो गए, वैक्यूम क्रिएट हो गया। बाहर कौन है? एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर ने उसको चिपका दिया, पिचका दिया। तो यहां भी एटमॉस्फेयर प्रेशर, क्योंकि अंदर प्रेशर लो, सरफेस टेंशन की वजह से अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा, एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लेट्स को चिपका देता है, उनको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अब आप सिलिंड्रिकल सरफेस बनता है बेटा प्लेट्स के बीच में। क्या मुझे बताओगे कि सिलिंड्रिकल सरफेस में एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? S/R। याद आया? S/R। अब R कितना हो जाएगा? D/2। ये R है ना बेटा, ये R आधा होगा ना, R इज D/2। तो R इज D/2। तो क्या बना? 2S/D। या एक्सेस प्रेशर, फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट्स, P इंटू 2S/D के बराबर। ये आपकी फोर्स का आंसर आएगा। डी की वैल्यू डाल दोगे, डी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, एस आपको दिया हुआ है ना बेटा? एफ इक्वल एरिया, एरिया प्रेशर इनटू एरिया है ना बेटा? तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर आ गया 2S/D इनटू एरिया। सब कुछ नोन है, वैल्यू डालनी है बस। और अगर डी नहीं फाइंड आउट करना था ना, तो ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हो। 2S ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ए से नीचे मल्टीप्लाई किया, ए इंटू डी क्या होगा बेटा? वॉल्यूम है ना? तो ऐसे भी लिखते हो 2S इंटू एरिया स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। सीजीएस यूनिट में आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में था, सरफेस टेंशन 2.5 सेंटीमीटर में गिवन थी। तो ये सरफेस टेंशन का छोटा सा झलक तुम्हें मिली कि वो क्या कर सकती है। ठीक है बेटा? तो ये असाइनमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है, ये आप लोगों ने करनी है असाइनमेंट। और जो प्रॉब्लम होगी वो हम डिस्कस करेंगे। जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं सॉल्यूशन में असाइनमेंट के सारे डाल दूंगा बेटा, नेट पे असाइनमेंट भी डालूंगा।